हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। इस चैनल पे मैं आप सब लोगों को हॉरर और मिस्ट्री स्टोरीज बताता हूँ। बट आज की सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि आप सब लोग मेरी वीडियोस आके देखते हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जाके अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए आज की जो रियल हॉरर स्टोरी है उसको शुरू करते हैं। विनय विनय अपने मॉम एंड डैड के साथ बनारस में एक छोटे से गांव में रहता था। विनय ने हाल फिलहाल में अपनी एमबीए कंप्लीट करी थी एक कॉलेज से और उसकी जॉब प्लेसमेंट भी अभी अभी लगी थी। वो एक आईटी कंपनी में काम करता था और सारा का सारा काम वो अपने घर से करता था क्योंकि उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उस समय। पर बहुत टाइम से उसके अपने मॉम डैड से बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। और एक रात ऐसी आई कि उसके मॉम डैड के बीच में और उसके बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। और उस झगड़े के बीच में उसने गलती से अपने पापा के कंधे पे एक रॉड मार दी। ये सब कुछ हो जाने के बाद घर का पूरा माहौल बदल गया और सबके सब लोग घबरा गए कि ये एकदम से क्या हुआ। इस सिचुएशन में विनय अपने घर के बाहर आ गया और बिना बताए वहां से चला गया। जब विनय अपने घर से बाहर आ गया तो उसके मॉम डैड उसको ढूंढने की बजाय वो हॉस्पिटल चले गए क्योंकि उनके थोड़ी ज़्यादा चोट आ गई थी। और विनय अपने दोस्त को फ़ोन लगा रहा था जिसके आसपास में ही एक पीजी था। उसने उससे बोला कि एक रात के लिए मुझे तेरा कमरा मिल सकता है जिससे कि वहाँ पे वो पूरी रात बिता सके। और उस समय वो काफ़ी गुस्से में भी था, उसको अपने घर वापस नहीं जाना था। उसका वो काफ़ी अच्छा फ्रेंड था इसलिए उसने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, तू एक की बजाय 2 दिन रह ले, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। जब वो रात को पीजी में आ गया तो उसके दिमाग में एक विचार आया क्योंकि बहुत टाइम से उसके घर वालों के साथ और उसकी बहुत अनबन हो रही थी। तो उसने सोचा क्यों ना कहीं दूर चले जाएं और उसके दिमाग में एक ख्याल आया देहरादून, क्योंकि वहाँ पर उसके काफ़ी हॉस्टल के दोस्त रहते थे और वो एक पहाड़ी जगह भी थी। तो उसने सोचा कि वहाँ पर जाकर उसको थोड़ी सी शांति मिलेगी। और फिर थोड़ी देर बाद उसने अपना लैपटॉप खोला और वो अपने रूम देखने लगा देहरादून सिटी के अंदर। जहाँ उसको एक रूम पसंद आया, वो रूम देहरादून के थोड़े से आउटर स्कर्ट्स में था और उसको वो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि वो रूम काफ़ी वेल मेंटेन्ड और काफ़ी फर्निश्ड भी था और उसके जो रेट्स थे वो काफ़ी कम थे और वो रेट उसको बिल्कुल सूट कर रहे थे। उसने उसी रात उस लैंडलॉर्ड को फ़ोन लगाया और बात की कि अगर आपका कोई भी एक रूम खाली है तो मुझे अगर मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो वहाँ पर एक रूम खाली था। उसने बात की थी लोकेश से जो कि वहाँ का लैंडलॉर्ड था। लोकेश ने बोला आप 2 दिन बाद यहाँ पर आ सकते हो बट किराया 8,000 रुपये है। उसने बोला कि मैंने ऑलरेडी सारी डिटेल्स वेबसाइट पे देख ली हैं, तो आप मेरे से एडवांस ले लीजिए अभी के अभी और मैं 2 दिन बाद आपके यहाँ पहुँच जाऊँगा। वो अगले दिन अपने घर गया और सारा सामान पैक करा और घर वालों को बताकर आ गया कि मैं 1.5-2 महीने के लिए बाहर रहने जा रहा हूँ देहरादून अपने दोस्तों के पास। उसके घर वालों ने उसको रोकने की बहुत कोशिश करी बट वो रुका नहीं। उसका सारा कुछ, ट्रेन का टिकट और एवरीथिंग वाज बुक्ड। फिर वो उस दिन ट्रेन में बैठ के देहरादून चला गया और अगले दिन जब वो देहरादून पहुंचा तो सबसे पहले अपने दोस्तों से जाके मिला और उनको बताया कि मैं यहाँ पर सिर्फ घूमने आया हूँ और थोड़ा रिलैक्स करने आया हूँ। उसने अपने झगड़े के बारे में किसी को भी नहीं बताया। जब 2 दिन कंप्लीट हो गए तो विनय लोकेश के पास चला गया, ठीक उसके घर। और लोकेश ने जब दरवाज़ा खोला तो विनय ने देखा वो ज़्यादा घबराया हुआ है, जैसे अभी के अभी वो कोई काम छोड़ के आया हो। तो विनय ने बताया कि मेरी आपसे 2 दिन पहले बात हुई थी, तब उसको आइडिया आया कि हाँ ये वही बंदा है जिसको रेंट पे रूम चाहिए था। तो उसने विनय को सब कुछ बताया कि यहाँ के कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स ये थे कि यहाँ पर कोई भी पार्टी नहीं होगी, कोई भी यहाँ पे शराब ड्रिंक नहीं करेगा, आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों की गैदरिंग नहीं कर सकते और इस घर में एक बेसमेंट भी है, उसका भी आप यूज़ नहीं कर सकते। तो विनय ने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मुझे आप घर दिखा दीजिए सो दैट मैं पूरा फाइनलाइज कर लूँ कि मुझे आना है या नहीं आना। फिर लोकेश ने उसको अंदर बुलाया और पूरा घर दिखाया। उस टाइम पे विनय वॉज वेरी इंप्रेस्ड क्योंकि घर एक्चुअली में बहुत मेंटेन था और बहुत वेल फर्निश्ड था। फर्स्ट फ्लोर पे 2 रूम थे और बाहर की तरफ एक कॉमन बाथरूम था। एक नीचे बेसमेंट था और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर एक बहुत बड़ा स्टोर रूम था। उसने उसके साथ कोई भी लीगल एग्रीमेंट नहीं किया, सिर्फ हाथ मिलाया और महीने का एडवांस पकड़ा दिया। और जो भी वो सारा सामान लाया था उसने सारा सामान अपने रूम में जाकर सजा दिया। ही वॉज वेरी हैप्पी। लोकेश उसका लैंडलॉर्ड भी था और एक तरीके से उसका होममेड भी था क्योंकि वो भी उसी घर में रहता था। बट लोकेश ने उसको एक बात बोली थी कि भाई मैं कभी कभी घर पे रहूंगा, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं घर के बाहर ही रहूंगा। तो लोकेश इस बात से भी खुश था क्योंकि उसको लग रहा था कि यहाँ पे मुझे थोड़ा अपना पर्सनल टाइम मिल जाएगा जहाँ पे मैं थोड़ा और ज़्यादा रिलैक्स कर सकता हूँ बिना कोई दिक्कत के। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ पे टीवी देख सकता हूँ, कोई लाउड म्यूजिक सुनना है वो मैं सुन सकता हूँ बिना कोई किसी को डिस्टर्ब करे हुए। थोड़े दिनों बाद उसको पता लगा कि लोकेश ने शायद उसको झूठ बोला है। वो बहुत टाइम के लिए घर पे ही था, इनफैक्ट वो घर के बाहर जाता ही नहीं था, वो घर पे ही रहता था।
उसको लगा कि पता नहीं शायद इसने क्यों झूठ बोला हो, तो उसने इससे पूछ भी लिया अगले दिन कि आपने बोला था कि आप बाहर रहेंगे, आप तो घर पे ही रहते हो ज़्यादा देर। तो उसने इसको बहुत रूडली रिप्लाई करा और बोला कि मेरी जॉब अभी जस्ट छूट गई है, इसलिए मैं घर पे ही रहता हूँ। तो उसने इस बात को नज़रअंदाज करा और वो वापस अपने काम में लग गया। फिर उस रात उन दोनों ने बाहर से कुछ खाने का ऑर्डर किया और साथ में डिनर करा और दोनों ने खूब सारी बातें करी, एक दूसरे को जानने की कोशिश भी करी। फाइनली जब दोनों ने डिनर कंप्लीट कर लिया तो दोनों के दोनों अपने रूम में चले गए सोने के लिए। अब रात के 12 बज चुके थे, दोनों लोग सो चुके थे। रात के ठीक 2 बजे विनय की आंख खुलती है। उसको लगा कि शायद कोई अलार्म बजा, इसी वजह से उसकी आंख खुली है, बट वो देखता है कि रात के अंधेरे में उसकी घर की सारी लाइटें बंद थी और उसके रूम के बाहर वाले दरवाजे से एक आवाज आ रही थी और वो आवाज ये थी कि दरवाजा बंद हो रहा था और फिर खुल रहा था और वो दरवाजा कंटिन्यूअस बार बार बंद हो रहा था और खुल रहा था। जैसे वो दरवाजे खुलने की और बंद होने की आवाज आती है, वैसी ही आवाज थी उस अंधेरे में। जब रात में उसने अपना दरवाजा खोल के देखा कि ये कौन सा दरवाजा हिल रहा है बार बार, तो लेफ्ट साइड में लोकेश का रूम था और उसके रूम का दरवाजा खुला हुआ था और उसने रूम में अंदर जाके देखा कि अंदर कोई भी नहीं है। अब वो थोड़ा घबरा गया कि इतनी रात में लोकेश कहाँ गया है। फिर वो वॉशरूम की तरफ चला गया और जब वो वॉशरूम की तरफ गया तो ठीक राइट साइड में बेसमेंट की सीढ़ियां भी जा रही थी। उसने देखा कि सीढ़ियों की लाइट ऑन है और वो लाइट बहुत ज्यादा धीमी थी और उसने देखा कि नीचे की तरफ से कोई मारपीट की आवाज आ रही, जैसे कि कोई थपकी लेके किसी चीज को बहुत तेज बैंग कर रहा हो, बहुत तेज मार रहा हो। वो जाके अपनी सीढ़ियों पर खड़ा हो गया और उसने देखा कि गौर से देखा उसने कि ये आवाज किस चीज की है, बट वो समझ नहीं पा रहा था और वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगा। और जैसे ही वो उतरने लगा तो एकदम से वो आवाज जो थी बैंगिंग वाली वो बंद हो गई। वो तुरंत वहीं पे रुक गया और उसको अंदाजा लग गया था कि अंदर शायद कोई है और एकदम से जैसे वो वहां पे खड़ा ही हुआ था 2-3 सेकंड के अंदर वहां पे सामने उसके सामने लोकेश आ गया। उस समय जैसे उसने उसका पूरा हुलिया देखा वो पूरा का पूरा घबरा गया। लोकेश के काफी ज्यादा लंबे बाल थे, उसने वो बाल खोल रखे थे और उसने अपने ऊपर एक काला टीका और काजल लगा रखा था और उसके हाथ में एक लाल रंग का खून भी था जो कि हल्का हल्का लगा हुआ था उसके लेफ्ट हैंड पे। उसको देख के वो काफी ज्यादा डर गया और उसने कुछ नहीं बोला, बस सॉरी बोला और बोला मैं गलती से यहाँ पर आ गया, मैं अपने वापस रूम में चले जाता हूँ। और उसको एकदम से याद आ गया कि लोकेश ने उसको मना किया था कि तुमको बेसमेंट का यूज बिल्कुल नहीं करना। जब वो वापस अपने रूम में आ गया वो रात भर ये सोचने लगा कि वो नीचे क्या कर रहा था उस कपड़ों में और वो आवाज किस चीज की थी। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद वो रात में सो गया और उसने सोचा कि मैं कल सुबह अपने दोस्त से इस बारे में बात करूंगा कि ऐसा क्या ही कर रहा होगा वो इंसान रात के 2 बजे उस बेसमेंट में। जब वो अगले दिन उठा तो वो अपने नॉर्मल दिनचर्या में लग गया और ऑफिस का काम करने के बाद वो बाहर चला गया अपने घर का कुछ सामान लेने के लिए। वो ठीक 1 से 1.5 घंटे बाद अपने वापस पीजी के रूम में पहुंचा और जब वो पहुंचा तो उसने देखा उसके रूम का दरवाजा खुला हुआ था और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसके अंदर रूम में सारे कपड़े बिखरे हुए हैं और सारा सामान बाहर निकला हुआ है, जैसे किसी ने वहां पर आके चोरी की हो। वो समझ चुका था कि ये सब लोकेश ने किया है। उस टाइम पे लोकेश उस घर में था नहीं और वो उसका इंतजार करने लग गया कि जैसे ही वो रात में आएगा तो मैं उससे ये चीज पूछूंगा। विनय ने काफी देर तक इंतजार किया और अब समय आ गया था लोकेश से बात करने का। उसने डायरेक्टली लोकेश से पूछा कि भाई तुमने मेरा दरवाजा खोला था और ये मेरा सारा सामान फैला हुआ है, ये किसने फैलाया। लोकेश ने सीधे बोला कि इस कमरे की चाबी सिर्फ एक है और वो तुम्हारे पास है और मैं तुम्हारे कमरे में आके ये सब क्यों ही करूंगा। बट ये सब बोलते हुए वो थोड़ा नर्वस था तो इसलिए विनय को शक था कि ये काम इसी ने किया है और कोई कर नहीं सकता था। उसने इस बात को इग्नोर किया। उसने सोचा कि मैं अब इस रूम को जल्द ही छोड़ दूंगा। उस रात उसने डिनर किया और वापस अपने रूम में आ गया। उसने देखा कि लोकेश अब घर छोड़ के अपनी गाड़ी से बाहर जा चुका है और घर में गाड़ी नहीं थी। वो समझ चुका था कि घर में वो इस टाइम अकेला है और उसमें क्यूरियोसिटी आ गई थी कि मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है बेसमेंट में कि उसने मुझे मना किया है। वो उस रात बेसमेंट की तरफ जाता है और नीचे सीढ़ियों से उतरता है। जो वो सीढ़ियां थी उनके ऊपर बहुत पुरानी वुडन का इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि बहुत 90s के जमाने की वो लकड़ी यूज की गई हो। और जैसे जैसे वो नीचे उतरता गया तो उसको बहुत ठंडा महसूस होने लगा, जैसे बहुत ज्यादा हवा चल रही हो ठंडी, वैसा उसको महसूस होने लगा। और नीचे कोई भी लाइट नहीं थी। उसको नीचे उतरने के बाद कोई भी बटन नहीं दिखाई दिया जहाँ पर वो बेसमेंट की लाइट को ऑन कर सके। वो थोड़ा परेशान होगा कि इस पूरे बेसमेंट में इतना अंधेरा, कोई भी लाइट नहीं। उसने अपना फोन निकाला और फोन से अपनी टॉर्च स्टार्ट कर दी। उसने देखा कि पूरा हॉल खाली का खाली है और लेफ्ट साइड में एक बहुत पुराना सोफा पड़ा हुआ है और नीचे एक बहुत पुरानी दरी बिछी हुई है उस सोफे के नीचे, जो कि देख के बहुत भयानक सा लग रहा हो। उसको अंदर आके बहुत अजीब सी वाइब्स आने लगी, जैसे कि उसको बहुत ठंडी ठंडी हवा आने लगी और गूज़बम्प आने लगे। वो थोड़ा सा डर चुका था कि पूरा कमरा खाली है और यहाँ पे उस दिन कहाँ से आवाज आ रही थी।
जब वो उस बेसमेंट में था, उसकी नजर एक दरवाजे पे गई। वो दरवाजा एक कोने की तरफ था और जैसे वो उस कमरे की तरफ बढ़ा, उसको एक अजीब सी बू आने लगी और एक स्मेल आने लगी, जैसे कि किसी की वो मरे हुए जानवर की हो या कोई मरा हुआ आदमी हो जिसकी वो स्मेल थी। वो उस दरवाजे के पास गया और वो दरवाजा उस टाइम पे लॉक था और वो उस दरवाजे को खोलना चाह रहा था, पर जैसे ही उसने देखा लेफ्ट साइड में उस दरवाजे की ताले की चाबी रखी हुई थी। और उसको समझ नहीं आ रहा था कि इस दरवाजे को वो खोले या ना खोले, क्योंकि वो बहुत ही डरावना सा माहौल बन चुका था और उसको बहुत डर लग रहा था वो सब कुछ करने में। पर उसको वो खोलना था और देखना था कि अंदर ऐसा क्या है। उसने चाबी निकाली और दरवाजा खोला और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा उस कमरे के अंदर, और एक छोटे से कमरे के अंदर एक वेंटिलेशन के लिए एक ऊपर एक छोटी सी खिड़की है जहाँ से वो सारी स्मेल बाहर जाती है। और उसने ये भी देखा कि उस कमरे के अंदर बहुत सारे सांप हैं जो मरे हुए हैं। कम से कम 10-12 सांप होंगे एक ही प्रजाति के, और वो सारे के सारे मरे हुए थे। उसने लेफ्ट देखा और वो लेफ्ट देखते बिल्कुल घबरा गया। उसके पसीने पसीने छूट गए उस टाइम पे। उसने देखा कि लेफ्ट साइड में एक थाली रखी हुई है और थाली के ऊपर उसकी टी शर्ट का कपड़े का टुकड़ा गिरा हुआ है और उस टुकड़े के ऊपर उसका एक नेल कटर वो भी रखा हुआ था। और उस थाली के नीचे उसकी एक फोटोग्राफ जो उसको पता भी नहीं वो कहाँ से खींची गई है और कैसे आई वहां पर। बेसमेंट में उसके पसीने पसीने छूट गए थे और वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। वो तुरंत एकदम अपने कमरे में आया और उसने सोचा कि मैं अब कल ये रूम छोड़ दूंगा। ये सब कुछ देख के वो बहुत ज्यादा घबरा गया था, इसलिए उसने अपने घर वालों को फोन कर दिया और बता दिया कि उसके साथ क्या हुआ है। उसके घर वालों ने तुरंत उसको घर बुलाया और उसने अपनी टिकट भी तभी की तभी करा दी। वो फिर अपना सामान पैक करने लग गया और उस समय घर में वो अकेला था। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद रात के 2 बज चुके थे। उसने सोचा कि मैं अब रात के 2 बज चुके हैं, मैं कल सुबह उठूंगा और सीधे सामान उठा के निकल जाऊंगा। वो रात को सोने चला गया और रात के 3-4 बजे उसको पता भी नहीं चला कि लोकेश घर कब आ गया। और फिर ठीक उसी रात को 4 बजे उसकी दोबारा आँख खुली। उसको आवाजें आने लगी जैसे कोई इंसान बात कर रहा हो रात में। उसकी आंख खुली, उसने देखा कि दूसरे कमरे में से आवाजें आ रही हैं, कोई विस्पर की, कोई बातें कर रहा है। उसने देखा कि लोकेश अपने आप से बात कर रहा है और बहुत धीरे धीरे बात कर रहा है। वहां पे एक ही आवाज आ रही थी, वो आवाज लोकेश की ही थी। वो अपना कान लगा के सुनने लगा कि वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। और अंदर से आवाज आती है कि तुम अपना कान लगा के बाहर दरवाजे में मत खड़े हो, वापस अपने रूम में चले जाओ। अब ये सब कुछ सुन के वो दोबारा घबरा जाता है कि इसको कैसे पता है कि मैं रूम के बाहर खड़े होकर सुन रहा हूँ। वो वापस अपने रूम में आ गया और 3-4 घंटे का वेट करने लगा कि कैसे 3-4 घंटे बीते और मैं इस घर से निकल जाऊं। और थोड़ी देर में उसकी दोबारा आंख लग गई और उसी दौरान थोड़ी देर बाद बस 5-10 मिनट हुए होंगे उसकी आंख लगे हुए, उसकी आंखें दोबारा खुल गई। और जैसे ही उसने अपनी आंख खोली तो देखा उसके राइट साइड में लोकेश खड़ा हुआ है, उसके एकदम मुंह के सामने। वो एकदम देख के चौंक के बैठ गया बेड पे। और लोकेश उससे बोलता है कि तुम बेसमेंट में क्यों गए थे, जब मैंने तुमको मना किया था कि इस घर का रूल है कि बेसमेंट का यूज करना मना है, तो तुम बेसमेंट में क्यों गए। उसने उसको सॉरी बोला और बहुत ज्यादा माफी मांगने लगा। उसने बोला कि मैं आगे से कभी भी नहीं करूंगा ऐसा कुछ। और थोड़ी देर बाद लोकेश अपने रूम में चला गया और वहां से उसने आवाज दी कि विनय इधर आओ। विनय वहां पर गया रूम के पास। उसने देखा लोकेश ने अपना दरवाजा बहुत थोड़ा सा खोल रखा है और वहां से बचे कुछ पैसे जो थे 3-4 हजार रुपए वो उसने निकाल के उसको वापस दे दिए और बोला कि मुझे पता है कि तुम वापस अपने घर जा रहे हो हमेशा हमेशा के लिए, और यहाँ पर तुम कभी वापस नहीं आओगे क्योंकि तुमने अपना सारा कुछ पैक कर चुका है। ये सब कुछ बोलने के बाद अपना रूम बंद कर दिया और विनय ने वो पैसे लेके वापस अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई थी। वो अपना सामान लेके उसको चाबी वापस करके घर से बाहर निकल गया। उसकी ट्रेन उस दिन शाम के 5 बजे की थी और उसने वो दिन पूरा रेलवे स्टेशन पे बिताया। और ट्रेन आ जाने के बाद वो अपने घर वापस चला गया और अगले दिन पहुंच भी गया। उस दौरान जब वो देहरादून से निकला था और बनारस पहुंचा था, वो पूरा 15 घंटे का सफर था और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसको बहुत तेज बुखार आ गया था और बहुत ज्यादा सिर में दर्द बढ़ गया था। वो उस रात जब अपने घर पहुंचा, उसके घर वाले भी घबरा गए कि तेरी हालत इतनी खराब कैसे हो रखी है और इतना बुखार क्यों आ रखा है। उनको लगा शायद इस सिचुएशन से उसको बहुत ज्यादा सदमा पहुंचा है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। उसके मॉम डैड ने उस रात को खाना खिलाया और सोने के लिए बोल दिया। उस रात जब वो सोने गया, उसको एक सपना आया जैसे वो पानी में डूब रहा है और कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है। और वो उसके लिए इतना ज्यादा रियल था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये मेरे साथ हकीकत में हो रहा है या फिर मेरे लिए सपना है। और रात में जब वो उठा दोबारा 2-3 बजे तो उसने अपने घर वालों को जगा दिया और बोला कि मुझे रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है।
उसके घर वाले उसके साथ उसी के रूम में आके उसके साथ सोने लगे और बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, हम तेरे साथ सो रहे हैं। अब वो पूरा परिवार उसी रूम में एक साथ सो रहा था और अगले दिन उसके घर वाले उसको डॉक्टर के पास भी ले गए। जब वो डॉक्टर के पास से आया तो उसकी बॉडी फिजिकली रिकवर हो रही थी और वो ठीक भी हो रहा था, बट दूसरी तरफ उसका माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। एक पल वो अपने आप को बेड पे भी देखता था और एक पल वो देखता था कि वो घर की छत पे खड़ा है और सुसाइड करना चाहता है। और वो सब कुछ देख के वो तुरंत उसको रियलाइज भी होता था कि वो वापस नीचे आ जाए और वो ये सब क्या कर रहा है। पर ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके ऊपर एक काला जादू कर रखा था जो उसके साथ लोकेश ने किया था देहरादून में। पर ये सब उसने क्यों करा, कैसे करा और वो सब उसके मन में क्या था, ये बात किसी को भी नहीं पता। और ये सब कुछ जब उसने अपने पेरेंट्स को बताया तो उसके पेरेंट्स को पूरा पूरा श्योरिटी थी कि ये सब कुछ काला जादू ही है, जिसकी वजह से विनय को अपने आप पर कुछ भी कंट्रोल नहीं था कुछ टाइम के लिए। उसका फोकस भी बहुत कम हो गया था। उसके मॉम डैड ने थोड़े दिन बाद एक बाबा को अप्रोच किया जो उनके घर के आसपास ही रहते थे। मैं आप लोग को बता दूं, बनारस इन सब चीजों का गढ़ है जहाँ पर एक से एक तांत्रिक और बड़े से बड़े बाबा मौजूद हैं। उन्होंने एक वहाँ के महंत जी बहुत बड़े बाबा थे जिनको बुलाया और उनसे पूजा रखवाई और सब कुछ बता डाला। जब बाबा ने विनय से और उसके घर वालों से बात करी तो बाबा समझ चुके थे ये किसी ने काला जादू ही करवाया है। वो ज्यादा गहराई में गए नहीं स्टोरी के, उनका सिर्फ एक ही मोटिव था, उनका ये तक किसी तरीके से ये काले जादू की बला कट जाए। उन्होंने ठीक उसी दिन एक पूजा रखवाई और वो पूजा अपने आप में इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी और इतनी ज्यादा प्योर थी कि बड़ी से बड़ी नेगेटिव एनर्जी या कोई ऐसी एंटिटी किसी इंसान के ऊपर हो वो हट जानी निश्चित है। तो उन्होंने वो पूजा सही तरीके से करी और सही तरीके से समाप्त भी करी और फाइनली विनय को उस चीज से मुक्ति मिल गई। पर दोस्तों मैं आप सब लोग को बता दूं, हम अपनी लाइफ में किसी भी स्टेज पे हों, हमें गलत डिसीजंस बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। कभी कभी बड़े लोगों से भी बहुत छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और हमें इन्हीं गलतियों से सीखना है कि हम आगे कोई भी गलती इस तरीके से ना करें। आप लोगों को याद रहे, कहीं भी किसी की रेंट पे कमरे लेने से पहले उसको सही तरीके से जांच लें, उस कमरे को देख लें और आस पड़ोसियों से जरूर बात करें कि ये लोग कैसे हैं और तभी कमरा लें। आज भी इस दुनिया में बहुत से बुरे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोगों का बुरा चाहते हैं। तो दोस्तों आप सब लोग अपना ध्यान रखें और सुरक्षित भी रहें। अगर आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आई तो मुझे प्लीज़ अभी कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरा चैनल अभी के अभी। तो हाँ जी दोस्तों, अगर आप लोग के पास अपनी रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के दिए गए नंबर पे एंड इंस्टाग्राम लिंक पे। आपकी ये स्टोरी मैं खुद नरेट करूँगा अपने इसी चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।